हेलो गाइस, वेलकम टू प्रयास एजुकेशन। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट फेवरेट आर्टिकल्स जो पूछे जाते हैं टीसीएस और आरआरबी से। अब थोड़ा बता दूं, मैं जितने भी एग्जाम्स होते हैं अपने एसएससी के, जितने भी एग्जाम्स हैं वो सब कराता कौन है? कराता है टीसीएस। और रेलवेज एनटीपीसी के जितने भी एग्जाम्स हैं वो कराता है आरआरबी। मतलब ये वेंडर्स हैं जो एग्जाम कराते हैं हमारे, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि मैं इनके बारे में क्यों बता रहा हूँ, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो टीसीएस और आरआरबी है ना, इनका एक फिक्स पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का। अगर आपने उस कोई जो पैटर्न को पकड़ लिया ना, तो क्या यकीन मानो, आप कोई भी एग्जाम दोनों के आराम से क्रैक कर लोगे, ठीक है। तो होता है एक्चुअली क्या है कि कुछ फिक्स क्वेश्चंस हैं जो बार बार ये लोग रिपीट करते हैं पूछने में, ठीक है। कोई भी एग्जाम अगर लेते हैं ये लोग, तो कुछ फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, उसी पैटर्न में पूछते हैं ये लोग बार बार। तो ये देखते हैं हम इसमें कौन कौन से एग्जाम इंक्लूडेड है। मतलब इसमें इंक्लूड है एसएससी के सारे एग्जाम, आरआरबी के एग्जाम, ठीक है, आईबीपीएस के एग्जाम, डीआरडीओ अपने हो गए, और आईबी जो एग्जाम होने वाला है, और एनडीए सीडीएस सारे एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा ये पूरा का पूरा वीडियो। अगर आप आर्टिकल्स अच्छे से पढ़ लेते हो, जितने भी आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आप पक्के से मैं बता सकता हूँ 2 से 4 नंबर तो आप गारंटी उसमें स्कोर कर लोगे। और 2 से 4 नंबर स्कोर करने का मतलब है किसी भी एग्जाम में एटलीस्ट आप 20,000 रैंक अपना इंप्रूव कर सकते हो। जी हाँ, 20,000 रैंक, सोच रहे हो 20,000 लोगों को पीछे छोड़ना कितनी बड़ी बात है। चलिए देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हैं सबसे फेवरेट। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे हम फंडामेंटल राइट से, ठीक है। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको बहुत सारे फंडामेंटल राइट दिए हैं, बहुत सारे तो नहीं, 7 ही पहले दिए थे और अब बच के हो गए हैं 6, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था तो कितने फंडामेंटल राइट्स थे? तो ध्यान रखिएगा उस समय हमारे पास थे 7। अब जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो एक राइट था अपना, उसको हटा दिया गया है। अब बच गए हैं सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स है। तो एक ब्रीफली हम देख लेते हैं कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास। तो जो सबसे पहला फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी, 14 से 18 होता है। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 तक होता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू एजुकेशनल कल्चर, और लास्ट वाला होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रीफली क्या क्या होता है इसमें। राइट टू आर्टिकल में जो पहला आर्टिकल हमको मिला हुआ है राइट, वो है राइट टू इक्वालिटी। अब ये कहता क्या है, आर्टिकल जो 14 कहता क्या है? ये कहता है कि कोई भी अगर भारत का कोई भी नागरिक है वो सब बराबर है। मतलब अगर आप प्रेसिडेंट हो, या आप अंबानी हो, या फिर आप कुछ भी हो, कोई मतलब छोटा सा छोटा आदमी जो कॉन्स्टिट्यूशन के आंखों में सब बराबर है, सब बराबर है, सब कोई इक्वल है। यहाँ पे किसी को कोई अलग सा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 16 है, वो ये है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब ये कहता क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम्पल कि कल को मान लीजिए सरकार ने कोई वैकेंसी निकाला है, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि सरकार ने वैकेंसी निकाल दिया और मान लो 500 सीटें हैं, वो 500 सीटें सरकार ने क्या किया, खुद ही जो जितने जो सरकार के खास लोग हैं उनसे भर दिया। ऐसा कभी नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी कोई सरकार अगर कोई एम्प्लॉयमेंट निकालती है, नोटिफिकेशन निकालती है, तो उसको बकायदा उसको पब्लिश करना होगा, दिखाना होगा। आर्टिकल 17 भी बहुत फेवरेट है आर्टिकल। ये अपोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है आर्टिकल 17, ठीक है। जो छुआछूत की जो भी समस्या है उसको कहा गया है कि ये गैर कानूनी है और इसको अब प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं कौन सा आर्टिकल है। अगला आर्टिकल है अपना राइट टू फ्रीडम, जो है 19 से 22 के बीच में, जो उसने सर्टेन हमको राइट दे रखी है। उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइट्स हैं? वो एक इंपॉर्टेंट राइट है राइट टू लाइफ, और एक है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि 21A है, और राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21A। अच्छा, एक खास बात इस राइट की ये भी है कि ये एक इकलौता फंडामेंटल राइट है जो कि इमरजेंसी के टाइम पे भी वैलिड रहता है। मतलब अगर ऐसा होता ही है कि सपोज आपके देश में, हमारे देश में अगर इमरजेंसी लगती है, तो कहा जाता है कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उन सब के सब जो है वो बैन हो जाते हैं, एबोलिश हो जाते हैं। बट एकमात्र जो ये राइट है, राइट टू फ्रीडम, ये बस रहता है, और इसके अंदर राइट टू लाइफ मतलब जीने की स्वतंत्रता ये रहती है, ठीक है। ये हमेशा रहती है, इसको कभी एबोलिश नहीं किया जा सकता है किसी भी टाइम पे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है 21, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ये है अपना राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। ये कहता है कि अगर आपका शोषण हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको उत्पीड़न कर रहा है, तो आप सीधे सीधे जाके सुप्रीम कोर्ट पे इसके खिलाफ अर्जी लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने ये आपको एक अधिकार दे रखा है कि आप अपना रिलीजन खुद चुन सकते हैं, ठीक है। अब और एक क्या है, अगला है राइट फॉर एजुकेशनल एंड कल्चर। मतलब जो एजुकेशन और कल्चर से जितने भी आर्टिकल्स हैं सब इसके अंदर कवर्ड है। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक है आर्टिकल 30, वो क्या कहता है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो ये क्या कहता है कि जितने भी अल्पसंख्यक हैं हमारे देश में, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटीज़ हैं, तो मुस्लिम जो होगा, बाकी जो माइनॉरिटीज़ है वो खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप कर सकते हैं जिसकी
संरक्षण या फिर जिसको फंडिंग कह सकते हैं वो सरकार देगी। फॉर एग्जांपल मदरसा जो होता है मुस्लिमों में, वो एक्चुअली वो सेटअप करते हैं ताकि उनका जो कल्चर है, उनको लैंग्वेज है, उनको प्रिजर्व कर सके। तो यही इसी आर्टिकल में लिखा गया, आर्टिकल 30 के बारे में, इसके बारे में लिखा गया है। तो जो आखिरी हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है। ये कहता है ये कि अगर आपको लगता है कि कोई भी फंडामेंटल राइट आपका वायलेट हुआ है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपके फंडामेंटल राइट को किसी ने नहीं माना है, तो आप सीधे सीधे इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट ये भी है इस आर्टिकल का, वो ये है कि इसी आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। ठीक है, किसने कहा है इसको? B.R. अम्बेडकर साहब ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, आर्टिकल 32 को सॉरी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जो अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार आ चुके हैं। इसमें से पहला है आर्टिकल 50, वो क्या है? सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। अभी कहता क्या है कि अपने न्यायपालिका और कार्यपालिका ये दोनों इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। ठीक है, इसका मतलब जुडिशियरी मतलब ऐसे समझ लीजिए, जुडिशियरी मतलब हो गई अपनी सुप्रीम कोर्ट वगैरह, और एग्जीक्यूटिव वगैरह हो गई अपनी संसद भवन। आप कभी भी नहीं देखोगे कि संसद भवन के जो पॉलिटिशियंस हैं वो और जुडिशियरी के जजेस हैं वो कभी भी साथ में आपको कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कभी नहीं दिखाई देंगे, या फिर कोई भी काम वो साथ बैठ के नहीं करेंगे। तो इसी को कहा गया सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आर्टिकल 50 है ये। अब आर्टिकल 48 की ए क्या है? ये बताता है प्रोटेक्शन ऑफ एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब अपने को जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट भी करना है और उसको साफ सुथरा भी रखना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी हेरिटेज साइट पे जाओ और जाके वहाँ पे मतलब पान वान खा के पूरा एकदम रंगीन कर जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, थूक वूक के, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये बताता है ये। अब अगला आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 108, ये है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। एक्चुअली होता ये है, इसमें क्या क्या बताता है जान लेते हैं ये। सपोज मान लीजिए कोई बिल अगर लाया गया है पार्लियामेंट में और वो बिल नहीं पास हो रहा है किसी न किसी मतभेद के कारण, राज्यसभा और लोकसभा में पास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा कि इस बिल को पास कराने के लिए एक कॉमन मेजोरिटी बनाने के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। अब उसमें होता ये है कि डिस्कशन किया जाता है कि इस बिल में क्या कमियां हैं, क्या सुधार किया जा सकता है, और कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इस बिल को पास करा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको प्रिसाइड कौन करता है इसके ऊपर? ये करते हैं अपने जो स्पीकर हैं लोकसभा के, वो प्रिसाइड करता है। और बुलाता कौन है इसको बुलाता है प्रेसिडेंट अपने। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल 110 क्या है? मनी बिल। आर्टिकल 112 क्या है? बजट। और 117 क्या है? फाइनेंस बिल। सीधे याद कर लीजिए। जो डेफिनेशन है इसके हम अगले वीडियो में बता देंगे कभी अच्छे से, बट फिलहाल के लिए आप बस इसको याद कर लीजिए। तो अगला अपना आर्टिकल है वो है आर्टिकल 222, वो है ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है कि हाई कोर्ट के जितने भी जजेस हैं वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं एक स्टेट टू डिफरेंट स्टेट। अगला आर्टिकल है वो क्या है? 370 और 35A। जो ये दोनों आर्टिकल्स हो चुके हैं रिमूव्ड, हटाए जा चुके हैं, आपको पता है। 370 और 35A, जम्मू और कश्मीर जो स्टेट है इसको अलग स्टेटस दिया गया था। इसके तहत अब वहाँ के आप परमानेंट रेसिडेंट नहीं हो सकते, वहाँ पे आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, काफ़ी अलग अलग प्रोविजन थे वहाँ पे, बट वो चीज़ अब हट चुका है। ठीक है, तो 370 और 35A भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट अफेयर के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला। फिर एक आता है आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन। ठीक है, मतलब इसके तहत होता है एक्चुअली ये है कि सपोज अगर आप मान लो आप नॉर्मल इंसान हो, ठीक है, तो अगर आपका चालान कटता है सपोज हेलमेट न लगाने का, मान लो 200 रुपये, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि अंबानी का चालान कटेगा 2 लाख रुपए या 10 रुपये। अगर हेलमेट न लगाने पर चालान 200 रुपये कटता है तो आपका 200 रुपये कटेगा, अंबानी का 200 रुपये ही कटेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सबके लिए समान कानून बनना चाहिए। ठीक है, किसी को मतलब रिलीजन के हिसाब से या जेंडर के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है? 155 आर्टिकल। ये क्या बताता है? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ये बोलता है ये कि हर स्टेट का गवर्नर होना ही होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि यार हर स्टेट का गवर्नर होना ही होना चाहिए, वो तो ठीक है, बट जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, ये 2 स्टेट की गवर्नर कैसे हैं? तो ये पॉसिबल है। इसमें कहीं नहीं लिखा गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक ही जो गवर्नर है वो 2 स्टेट का गवर्न नहीं कर सकता, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। तो एक गवर्नर 2 अलग अलग स्टेट को गवर्न कर सकता है। ठीक है, चलिए जो अगला आर्टिकल है 172, ये बताता है अपना ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो जितने भी अपने विधानसभा है उनका कितने टाइम का ड्यूरेशन रहेगा, मतलब कितने समय तक वो चलेंगे एक साल में, वो बताया गया ड्यूरेशन 172 आर्टिकल में। 214 आर्टिकल में क्या बताया गया है? ये बताया गया हाई कोर्ट फॉर द स्टेट्स, मतलब हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होगा। चलिए अब 234 के क्या बताता है? ये बताता है इलेक्शन, जो पंचायत होते हैं हमारे इलेक्शन, उनके उसके बारे में बताया जाता है 234 के में। इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा।
अगला आर्टिकल है 330, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ पीपल। मतलब जो लोकसभा है अपना, उसमें कुछ सीटें एससी और एसटी के लिए रिजर्व होंगी। अब वो रिजर्व कितनी है, वो रिजर्व है 24.86 है या 81 है, आई एम नॉट वेरी एग्जैक्टली श्योर, बट आप देख लीजिएगा एक बार। जो अगला है 335 आर्टिकल, ये है क्लेम ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब सर्विसेज एंड पोस्ट। ये है रिजर्वेशन की जो प्रावधान है, इसके बारे में बताया गया है। चलिए, इंपॉर्टेंट है, सबके साथ एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। अच्छा, जो अगला सेट ऑफ आर्टिकल्स है वो हमारे पार्लियामेंट से है, जो संसद जिसे कहते हैं हम। जो सबसे पहला आर्टिकल है रिलेटेड पार्लियामेंट से, वो है अपना आर्टिकल 79। ये बताता है कि ये भारत का एक संसद भवन होगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 80 जो है वो राज्यसभा के लिए है, आर्टिकल 81 जो है लोकसभा के लिए है। और एमपी होने के लिए, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो हमारे आर्टिकल 84 में है। तो लोकसभा की अलग क्वालिफिकेशंस है, राज्यसभा की अलग क्वालिफिकेशंस है। आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा क्वालिफिकेशन क्या क्या है उसके अंदर। चलिए, अब देख लेते हैं प्रेसिडेंट से इंपॉर्टेंट कौन कौन से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। एक्चुअली प्रेसिडेंट से जितने भी आर्टिकल्स हैं सारे इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते हैं। तो 52 जो कहता है वो कहता है भारत का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। 53 कहता है पावर ऑफ यूनियन, मतलब जो प्रेसिडेंट है उसके पास ये अधिकार होगा, ये उनका पावर होगा कि वो बिल्स को पास कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये जितने भी पावर्स हैं ये प्रेसिडेंट के पास है। 54 बताता है कि प्रेसिडेंट को हम इलेक्ट करेंगे, ना कि उसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट कभी भी सिलेक्ट नहीं हो सकता है, वो इनडायरेक्ट वोट के सिस्टम से इलेक्ट करेंगे हम, ठीक है। अब क्या होता है इनडायरेक्ट वोटिंग और क्या होती है डायरेक्ट वोटिंग, हम अगले आने वाले वीडियोस में समझेंगे अच्छे से। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल क्या है। अगला जो आर्टिकल है ये हमारा है इलेक्शन प्रोसीजर। ये बताता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन का क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि इनडायरेक्ट प्रोसीजर होता है इलेक्टोरल कॉलेज के हिसाब से, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियोस में, फिलहाल के लिए जान लीजिए 55 आर्टिकल होता है जो बताता है इलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा अपने प्रेसिडेंट का। 56 बताता है ऑफिस टर्म, मतलब ये जो प्रेसिडेंट है अपना कितने टाइम तक ऑफिस होल्ड कर सकता है, ध्यान रखिएगा 5 ईयर्स है वो। अगला आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 57 है प्रोविजन ऑफ री इलेक्शन। ये बताता है कि जो अपना प्रेसिडेंट है वो अपना टर्म खत्म होने के बाद दोबारा से री इलेक्ट हो सकता है। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट एक ही बार इलेक्ट हो सकता है, ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट जो है वो n नंबर ऑफ टाइम, जितनी बार चाहे वो इतनी बार वो इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है, ठीक है। और 58 बताता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एज लिमिट होनी चाहिए उसकी 35 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसने किसी भी ऑफिस पोस्ट को होल्ड नहीं किया होगा, कोई मतलब वो किसी मिनिस्ट्री में नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी प्रॉफिट वाला कोई भी काम ऐसा नहीं कर रहा होगा जिससे उसको सैलरी मिल रही हो, ऐसा काम नहीं होना चाहिए उसके पास, ठीक है। अब आता है 60 जो है ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट की जो कौन सा शपथ लेगा, शपथ में क्या क्या लिखा है वो सब आर्टिकल नंबर 60 में है। 61 क्या है, वो है अपना इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब इसको कहते हैं हम हिंदी में महाभियोग। इससे ये होता है कि अगर प्रेसिडेंट को अपने को हटाना है तो ऐसा नहीं कि बस एक दिन उठ के गया और प्रेसिडेंट को हटा दिया, उसका पूरा एक प्रोसीजर है जिसको हम कहते हैं इम्पीचमेंट। डिटेल में पढ़ेंगे हम अगले वीडियोस में आने वाले, ठीक है। अब 62 आर्टिकल क्या बताता है, ये बताता है ऑफिस फिलर टर्म। ये बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट जो है का जो पोस्ट है कितने टाइम तक खाली रह सकता है मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम 6 महीने तक खाली रह सकता है। अब मान लीजिए क्या कभी ऐसा हो कि प्रेसिडेंट जो है वो रिजाइन दे देते हैं, ठीक है, या फिर उनकी डेथ हो जाती है, तो तुरंत के लिए तो ये होगा कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो तुरंत प्रेसिडेंट के पोस्ट पे चले जाएंगे। बट 6 महीने के भीतर इलेक्शन कमीशन को प्रेसिडेंट का सीट जो भरने के लिए इलेक्शन दोबारा से कराना पड़ेगा। चलिए, ये कहता है 62। अब 72 क्या क्या कहता है आर्टिकल, ये कहता है पार्डन पावर। पार्डन पावर क्या होता है प्रेसिडेंट का, ये होता है कि प्रेसिडेंट किसी भी क्रिमिनल को उसकी जो सजा है या तो कम कर सकता है, या तो बढ़ा सकता है, या तो माफ कर सकता है। तो अगर किसी को मृत्युदंड मिली हुई है, डेथ पेनल्टी मिली हुई है, तो वो चाहे तो उस डिसीजन को कैंसिल कर सकता है, कहता है कि ठीक है हमने आपको माफ कर दिया, ठीक है। ये पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। और 143 क्या बोलता है, ये बोलता है एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। किसी भी मैटर में प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है। तो 143 में बताया गया इसके बारे में। तो जितने भी आर्टिकल्स हैं ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंस है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। एक मैंने मिस कर दिया, नेचर ऑफ ऑफिस, ये भी आप देख लीजिएगा, 59 आर्टिकल है नेचर ऑफ ऑफिस। चलिए, अगला जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में डिस्कस करते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं ये। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऐसी बॉडीज हैं जिनका जिक्र अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, ठीक है, उनको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। मतलब ये कोई मिनिस्ट्रीज नहीं है, ये कोई रेलवे मिनिस्ट्री, ये सब ऐसी चीजें नहीं है। जैसे रेलवे मिनिस्ट्री जो है अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इन सब का जिक्र
कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बट लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं इनका जिक्र है, इनको लिखा गया है कि ये सब तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, एक को आप कह सकते हो कि रेलवे मिनिस्ट्री ना हो तो काम चल जाएगा, बट ये जो है चीज़ें, ये जो बॉडीज है ये होनी ही चाहिए। अब पहला क्या है, ये है अपना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 76 आर्टिकल बताता है। अब ये होता कौन है, आपने नाम सुना होगा, अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, अब ये होता है हमारे भारत का, ऐसा समझ सकते हैं कि ये सबसे फर्स्ट लॉ ऑफिसर है। ठीक है, अगर आसान भाषा में कहा जाए तो ये जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉयर है। ठीक है, अगर कोई भी केस ऐसा आता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी केस है या कोई भी लीगल चीज है, उसमें सबसे पहला जो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो रहेगा अपना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो कोई भी लीगल मैटर पे एडवाइस चाहिए होगा अपने प्राइम मिनिस्टर को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से ही लेगा। ठीक है, एट प्रेजेंट हमारे कौन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये है अपने के वेणुगोपाल। नाम याद रखिएगा, करंट अफेयर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, अब ऐसे 165 क्या बताता है, ये है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। जैसे सेंटर के लिए नेशनल लेवल पे अटॉर्नी जनरल होते हैं, वैसे स्टेट के लिए होते हैं एडवोकेट जनरल। सेम काम होता है इनका भी, ये स्टेट के जो हेड होते हैं उनका ये होता है लॉयर, कह सकते हो। अगला जो है अपना आर्टिकल 148 की है सीएजी, इसका फुल फॉर्म है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखिए, अब क्या होता है कि सपोज जितने भी बैंक्स हैं अपने, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में, उन सबके ऑडिट टाइम टू टाइम ऑडिट होता होगा कि उनका जो ट्रांजैक्शन है सब कुछ सही तो चल रहा है ना, कोई घपला तो नहीं हो रहा है। तो ये सब कौन करता है, ये सब सीएजी करते हैं। सीएजी, और मान लीजिए जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं अपने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं मनी का, इन सब का भी जो ऑडिट होता है ये सीएजी ही करता है। ठीक है, तो सीएजी का यही काम होता है, जितने भी ऑडिट्स होते हैं इंडिया में, बड़े बड़े जो बैंक्स के हो गए या फिर स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी जो पैसों का आदान प्रदान होता है, इन सबका जो ऑडिट होता है यही करता है सीएजी। अभी अभी एट प्रेजेंट हमारे सीएजी कौन है, ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। नाम याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू सीएजी है अपने एट प्रेजेंट, और अटॉर्नी जनरल है अपने के वेणुगोपाल। इंपॉर्टेंट है ये। अब 279 ए क्या है, ये है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, याद रखिएगा सीधे सीधे। 315 क्या है, यूपीएससी, यूपीएससी का आर्टिकल अपना 315। अब 324 क्या, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, 324 क्या कहता है कि हमारा एक इलेक्शन कमीशन होना ही होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ हमने आज जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आरआरबी के, टीसीएस के, जो भी पूछते हैं वो लोग, सब के सब हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी की पूरी ल्यूसेंट बुक या फिर कोई भी बुक जो है लक्ष्मीकांत वगैरह की, एक ही आर्टिकल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपना समय बचाइए, जो अपना जितना भी समय है वो आप यूज़ करिए। चलिए, इसी के साथ हमने जितने भी आर्टिकल्स हैं अपने आरआरबी के इंपॉर्टेंट और टीसीएस से जो भी बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आर्टिकल से रिलेटेड, हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है। आप तो लूसेंट भी मत पढ़िए आर्टिकल्स के लिए, और नहीं लक्ष्मीकांत आपको उठा के रखने की ज़रूरत है कि आर्टिकल्स जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं बने हैं, सब के सब मैंने कवर कर लिया है। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, आप बिंदास होकर एकदम कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं एग्जाम देने के लिए। आर्टिकल में आपको कभी डरने की जरूरत नहीं है, 2 नंबर से 4 नंबर आपके पूरे के पूरे बन जाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए, जितने भी आर्टिकल डिस्कस किए हैं हमने, तो उसका आर्टिकल आपको मिल जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप ले लीजिएगा। वहाँ पे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जितने भी पुराने वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।